हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा। अब कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चलेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, ये हमारा डिस्कशन रहेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको ये नॉलेज बेस्ड जो है चैप्टर आपका रहेगा। तो सबसे पहले हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए अगर बात करते हैं तो आप यूज़ करते हैं भाई डिस्टेंस को, स्मॉल डिस्टेंसेस को मीटर स्केल पर मेज़र करते हैं। किसी ट्रायंगल की साइड मेज़र करनी हो या किसी सर्कल की रेडियस मेज़र करनी हो तो वो जो डिस्टेंस आप मेज़र करते हैं वो स्केल किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मीटर स्केल का। अब उसमें तो आप सेंटीमीटर में डिस्टेंसेस जो हैं वो जहाँ पर मेजर करनी होती हैं। अब आपने नोट किया होगा वहाँ पर मीटर स्केल में 0 से लेकर 1 तक जीरो से लेकर 1 तक जो हमारे पास यहाँ पर 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में जो ये 1 सेंटीमीटर का बड़ा मार्क होता है और ये छोटे छोटे 10 मार्क यहाँ पर 0 और 1 के बीच में यहाँ पर रहते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए भाई, 10 मिलीमीटर। अब हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक लिस्ट काउंट होती है, वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसको वो मेजर कर सकता है। तो यहाँ पर अगर इस स्केल में अगर देखा जाए मीटर स्केल में तो यहाँ पर इसकी जो स्मॉलेस्ट मेजरिंग वैल्यू कितनी रहेगी भाई, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। अब अगर 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू कोई मेज़र करनी है तो उसको मेज़र करने के लिए अब मीटर स्केल का तो यूज़ नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे भाई, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का अगर लिस्ट काउंट की बात की जाए, वो छोटी छोटी वैल्यू जिसको मेज़र कर सकता है, तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है, LC स्टैंड फॉर लिस्ट काउंट, उसका होता है भाई 1/10 ऑफ मिलीमीटर। जो यहाँ पर 1 मिलीमीटर उसने स्मॉलेस्ट वैल्यू मेज़र की थी मीटर स्केल ने, उसका 10th जो डिवीज़न होगा वहाँ तक वो वैल्यू मेज़र कर सकता है। इससे और छोटी वैल्यू को अगर मेज़र करना है तो फिर वर्नियर कैलिपर्स वहाँ पर यूज़फुल नहीं हो सकता। तो फिर अगले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट होता है भाई स्क्रू गेज। उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है भाई, 1/100th ऑफ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट तक वो मेजर कर सकता है। और इसी के पैरेलल में एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट और आता है, स्फेरोमीटर। इसका भी लिस्ट काउंट कितना होता है भाई, 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट वो मेजर कर सकता है। तो इनकी मेजरमेंट कैसे होती है वो तो भाई यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट के
विजुअलाइजेशन से ही उनकी मेजरमेंट जो है वो समझ में आ सकती है। फ़िलहाल आप यहाँ पर ये नोट कर लें कि कम से कम कितनी वैल्यू जो है इनकी यहाँ पर मेजर कर सकता है, इनकी कितनी जो है कम से कम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कितनी यहाँ पर ये मेजर करवा सकते हैं। तो ये तो हुआ भी स्मॉल वैल्यू लेंथ की मेज़र करने के लिए। अगर लार्ज वैल्यू को मेज़र करना हो तो फिर कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड में क्या होगा, मान लीजिए कोई डिस्टेंस स्टार है, किसी स्टार की डिस्टेंस आप अर्थ से मेजर करना चाहते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर स्टार लाई कर रहा है और आप जानते हैं अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करती है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर हम सन की लोकेशन ले रही हूँ और अर्थ की लोकेशन, एक लोकेशन यहाँ पर ली जा रही है और 6 मंथ के बाद मूव करते करते कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। तो एक पोजीशन हमने ए ले ली, दूसरी पोजीशन हमने बी ले ली। तो ए से पॉइंट ए से ये पॉइंट हमने मान लीजिए ओ ले लिया। ये कितनी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, हम ये वैल्यू मेजर करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से टेलीस्कोप से जब इसको ऑब्जर्व किया जाएगा तो वर्टिकल के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये मान लीजिए हमने θ1 ले लिया। और यहाँ से अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो बाय ज्योमेट्री कंसेप्ट, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स रे, तो ये θ1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई? θ1। इसी तरह से यहाँ से अगर हम ज्वाइन करते हैं कौन सी पोजीशन, आफ्टर 6 मंथ जो अर्थ मूव करके यहाँ पर पहुँच जाती है, तो यहाँ पर भी वर्टिकल के साथ कुछ न कुछ एंगल बनाएगा। ये मान लीजिए θ2 ले लिया। अब वही पैरेलल लाइन का कंसेप्ट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? θ2। अब आप कहेंगे इसकी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा तब वो एंगल मेज़र करेंगे। तो इस पर यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि ये जो एंगल है, क्योंकि स्टार इन दोनों ही पॉइंटों से बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, इसीलिए इन एंगल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। θ1 इज़ नियरली इक्वल टू θ2। अब यहाँ पर θ1 आ गया, θ2 आ गया, और ए और बी को ज्वाइन करने वाली ये लाइन ले लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप सन ले रहे हैं, यहाँ पर एस, हम सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस ए एस है, ए एस जो है वो किसके इक्वल होती है? वही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। और वो वैल्यू किसके इक्वल होती है? ये होती है भाई 1.5 × 10⁻11 मीटर। यहाँ पर गिवन फिगर में ये किसके इक्वल है? ए एस के इक्वल, ए एस के इक्वल। अब टोटल डिस्टेंस अगर ए बी की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 2 टाइम्स ए एस। भाई सन यहाँ पर कहाँ पर लेकर चल रहे हैं? इस ए बी के सेंट्रल पॉइंट पर लेकर चल रहे हैं, तो ये आ जाएगी भाई 2 × 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ये आ जाएगा भाई 3 × 10⁻11 मीटर। तो ए बी का पता चल गया। अब मैथमेटिक्स में आप कंसेप्ट पढ़ते हैं एंगल का, तो एंगल किसके इक्वल लेकर चलते हैं? मान लीजिए ये एंगल का कंसेप्ट आप लेकर चल रहे हैं, तो थीटा ये हो और लेंथ ऑफ कर्व यहाँ पर एल हो, ये आर हो, तो आप थीटा यही तो रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल है? आर का अपॉन रेडियस। आर की कितनी लेंथ है और उसको रेडियस से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे कंसर्न फिगर में देखिए, अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना है भाई? θ1 + θ2।
तो यहाँ से θ1 प्लस θ2 को एक्सप्रेस किया जा सकता है, θ1 प्लस θ2। यहाँ से आ जाएगा भाई θ1 प्लस θ2, इट विल बी इक्वल टू, इसके बेस पर L/R। L क्या थी? लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व यहाँ पर अगर इस फिगर में हम देखते हैं तो यहाँ पर कर्व कौन सी आ रही है भाई? AB। तो इट विल बी इक्वल टू AB/R। R क्या थी? R यहाँ पर क्या, कौन सी डिस्टेंस ले रहे हैं? ये OA तो ली जा रही है, OA। ये R की तो है इस एंगल की, तो OA। अब हम किसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं भाई? OA का। तो OA को इधर ले आइए और ये आ जाएगा AB/θ1 प्लस θ2। अब AB का रिजल्ट पिछले पेज पर निकाला ही था। AB का रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया था भाई? 3 × 10⁻11 मीटर। तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻11 मीटर। और नीचे हमारे पास θ1 प्लस θ2, ये किस में आ जाएगा? अब यहाँ पर जो एंगल आप लेकर चलेंगे वो किस में होंगे भाई? डिग्री में होंगे। लेकिन इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इस एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। तो उसके लिए एक रिलेशनशिप याद रखेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे आप, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशनशिप। तो यहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा भाई? π/180 रेडियन। जैसे 60 डिग्री दे रखा है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो π/180 को किस से मल्टीप्लाई कर दो? 60 से। तो कितना आ जाएगा? π/3 रेडियन। तो इस तरह से यहाँ पर θ1 प्लस θ2 की जो वैल्यू आप डिग्री में लेकर चल रहे हैं वो किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी? इस कंसेप्ट के बेस पर रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से रेडियन में वो वैल्यू आ जाएगी, AB की वैल्यू आपके पास आई हुई है। तो यहाँ से θ1 प्लस θ2 इन रेडियन, इन दोनों का जो रेशियो आपके पास आ जाएगा वो किस चीज़ की वैल्यू देगा भाई? OA की वैल्यू देगा। तो ये केस था भाई, किस तरह से एक स्टार की डिस्टेंस अर्थ सरफेस से हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद भाई नेक्स्ट कंसेप्ट, ये तो हो गया भाई मेजरमेंट ऑफ लेंथ का कंसेप्ट। अब है मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास को मेज़र करने के लिए आप परचून की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर जो शॉपकीपर है वो क्या रखता है? एक पेन बैलेंस रखता है। पेन बैलेंस कुछ इस टाइप से आप बना सकते हैं इसमें। और यहाँ पर क्या लगा होता है भाई? यहाँ पर रीडिंग जिस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर रखेंगे इसके सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर क्या देगा? वो रीडिंग देगा, मीन्स कितनी वैल्यू उसकी, उस ऑब्जेक्ट की कितनी क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है। तो वो किस चीज़ की वैल्यू देगा? वो रीडिंग ऑफ मास। उस ऑब्जेक्ट की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा हमें? मास के बारे में। तो एक तो मास को मेज़र करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं भाई? पेन बैलेंस का यूज़ करते हैं। ये तो वे भी नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट्स के मास हमने मेजर करने हैं, लेकिन बहुत हैवी बॉडी क्या अगर मास हमने मेज़र करना चाहते हैं तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे भाई? ग्रेविटेशनल मेथड्स। ग्रेविटेशनल मेथड्स में कैसे? जैसे एक रिलेशनशिप आपने पढ़ा था, ग्रेविटेशन का एक चैप्टर आया था आपका 9th क्लास में,
जिसमें एक रिलेशनशिप आपने पढ़ा था स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। स्मॉल जी किसके इक्वल था? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल ए आर स्क्वायर। इन सब के बारे में आप जानते हैं। स्मॉल जी हमारा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8। कैपिटल जी हमारे पास था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी 6.67 × 10⁻11। और भाई कैपिटल एम यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है। मान लीजिए हम यहाँ पर इस मास ऑफ अर्थ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एम को इस साइड में रख लेंगे और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? इट विल बी जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब स्मॉल जी की वैल्यू तो 9.8 हो गई और भाई कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 हो गई और कैपिटल आर की वैल्यू जो रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो कितनी आ जाएगी भाई? 6.4 × 10⁻6 और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और नीचे डिवाइड कर देंगे कैपिटल जी की वैल्यू से जो कि होती है 6.67 × 10⁻11। ये सभी वैल्यू जब आप रख के फाइनल रिज़ल्ट निकालें तो यहाँ से m का रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा नियरली इट विल बी 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल मेथड का यूज़ करके हम मास ऑफ अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं। अब बात आती है भाई मेजरमेंट ऑफ टाइम की। मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम को मेजर करने के लिए हम दो क्लॉक्स को यूज़ करते हैं जिसमें एक है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक और दूसरी है भाई कौन सी? एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक में किस तरह से टाइम को मेज़र किया जाता है? ये बेसिकली क्या है? क्रिस्टल के दो फेस हम लेकर चलते हैं और उनके ऊपर क्या अप्लाई किया जाता है? प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है जो कि कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग प्रेशर होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के पेयर ऑफ फेसेस पर क्या अप्लाई किया जाता है? एक फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसके कारण उन दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फेस आ रहे थे उनके ऊपर एक ओसिलेटिंग ईएमएफ जनरेट होती है। इसी कंसेप्ट को हम पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में लेकर चलते हैं। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भाई? जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल के पेयर ऑफ फेसेस पर हम क्या अप्लाई करते हैं? एक फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके इफेक्ट के कारण उन पेयर ऑफ फेसेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फेसेस लाई कर रहे हैं उन फेसेस पर क्या एडजस्ट करता है भाई? एक ओसिलेटिंग ईएमएफ जनरेट होती है। इसी इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? पाइजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसके बाद तो वहाँ पर जो ओसिलेशन जनरेट हुई वो मेज़र करेगी किस चीज़ की वैल्यू को? टाइम पीरियड की वैल्यू को। इसी तरह से एटॉमिक क्लॉक में सीजियम एटम का केस लेकर चलते हैं। उसमें भी जो पीरियोडिक वाइब्रेशन सीजियम एटम में जनरेट होती हैं वो जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही हैं वो किस चीज़ की वैल्यू को मेज़र करेंगे भाई? टाइम पीरियड की वैल्यू को मेज़र करेंगे। तो ये चैप्टर सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लेकर चलेंगे। इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सिर्फ आपको कुछ बेसिक मेजरमेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है।